रीमा के पास वापस जाऊं और बड़ी खबर आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता देती हूं कि आज बड़े बड़े वकील कोर्ट पहुंचे और बड़ी बड़ी दलीलें रखी हैं। और वो दलीलें क्या थी आर्यन के पक्ष में? आर्यन को न्योता मिला था इस क्रूज पर, यह दलील रखी गई मुकुल रोहतगी की तरफ से। उन्होंने कहा इस क्रूज पर आर्यन एक स्पेशल गेस्ट थे, एक स्पेशल इनवाइटी थे, उन्होंने टिकट नहीं खरीदा, वो अपने आप एक कस्टमर बनकर इस क्रूज पर नहीं गए। उन्होंने कहा क्रूज से पहले ही उन्हें हिरासत में लिया गया, उनके पास से कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि उनके पास से कोई पोजेशन ऑफ ड्रग्स नहीं था, यानी उनके पास कुछ नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा कि आर्यन का मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, अगर मेडिकल टेस्ट होता तो उसकी भी पुष्टि हो जाती कि कैसे ना तो उन्होंने ड्रग्स ली, ना उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम की और ना ही उनके पास से मिली। उन्होंने यह भी कहा कि अरबाज के जूतों से 6 ग्राम चरस मिली, ऐसा एनसीबी ने कहा है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि अरबाज के पास भी जो ड्रग्स मिली वो प्लांट की गई थी, यानी अरबाज के पास से ड्रग्स मिली, 6 ग्राम मिली, लेकिन यह भी कह दिया कि अरबाज के पास जो ड्रग्स मिली वो प्लांट की गई थी, ये मुकुल रोहतगी ने कहा। और यह भी बड़ी दलील दी जो इससे पहले सेशंस कोर्ट में आर्यन के वकीलों ने नहीं दी। ये जो बड़ी दलील उन्होंने आज दी वो ये कि अरबाज की वजह से, जी हां, अरबाज की वजह से आर्यन की गिरफ्तारी हुई है। जो मैं बोल रही हूं उसको स्क्रीन पर रखें प्लीज। उन्होंने ये कहा कि अरबाज की वजह से आर्यन की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि आर्यन से ड्रग्स नहीं मिली हैं तो फिर गिरफ्तारी गलत है। ये क्यों मैं कह रही हूं? क्योंकि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिली। उन्होंने कोर्ट में बार बार एक लाइन दोहराई, उन्होंने कहा नो कंजम्पशन, नो पोजेशन, सो नो केस, यानी उनके पास से ड्रग्स मिली नहीं, उन्होंने ड्रग्स ली नहीं तो कोई केस ही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा? आर्यन की व्हाट्सएप चैट जिसका जिक्र किया गया बार बार इस पूरे केस में, वो 2 से 3 साल पुरानी है, यानी 2018 की है, 2019 की है और 2020 की है। लेकिन इस व्हाट्सएप चैट को आप कॉर्डिलिया केस से जोड़कर नहीं देख सकते हैं क्योंकि इन दोनों की टाइमिंग अलग है, इन दोनों की टाइमिंग अलग है। रीमा के पास जा रहे हैं, रीमा के पास वकील मौजूद है। रीमा हाईकोर्ट में दलीलें रही है, उससे कितनी उम्मीदें बंधी है? मुनमुन धामीचा के वकील इस वक्त हमारे साथ है। सुचरिता, सीधे आप इस वक्त रिपब्लिक भारत पे लाइव है। आज हाईकोर्ट में जो हुआ उससे क्या उम्मीदें बंधती? अभी एनसीबी की दलीलें बाकी है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना। बिल्कुल एनसीबी की दलीलें बाकी है, लेकिन हम तो एनसीबी को थैंकफुल इस चीज़ के लिए कि उन्होंने आज रिप्लाई फाइल कर दिया और इसको फर्दर कोई दिन डिले नहीं हुआ है। अभी आज कोर्ट में जो है आर्यन की साइड से उनकी वकील की आर्ग्यूमेंट्स पूरी हो चुकी है। आरोपी नंबर 2 अरबाज मर्चेंट की आधी आर्ग्यूमेंट्स हुई है। उसके बाद कोर्ट ने पूछा कि आपको और कितना वक्त लगेगा, तो उन्होंने बताया लगभग आधे से पौना घंटा और लगेगा। तो इसलिए अभी कोर्ट को कंटिन्यूशन में कल रखा हुआ है हियरिंग के लिए। समय कोई बताइए? समय 2:30 का रखा हुआ है। 2:30 इस वक्त की बड़ी खबर। सुचरिता, 2:30 में सुनवाई होगी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, एनसीबी ने बार बार कहा है और जो हमने एनडीपीएस कोर्ट में देखा और इसके पहले हमने मजिस्ट्रेट कोर्ट में देखा, उनकी दलीलों में फोकस सबसे ज्यादा व्हाट्सएप चैट पे रहा है। अब इसको लेकर आप लोगों के पास क्या प्लान? देखिए, हम तो पहली बात पूरी उम्मीद करते हैं कि ये जो बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट होगा ये कोई लैंडमार्क जजमेंट निकल के आएगा, खासकर व्हाट्सएप चैट को लेके और खासकर ये एनडीपीएस केसेस को लेके। और मेरी पूरी उम्मीद भी है कि सेक्शन 29 जो एनडीपीएस एक्ट का है उस पर बॉम्बे हाईकोर्ट थोड़ा फोकस जरूर करेगा, क्योंकि 29 के ऊपर ही पूरा केस बनाया गया हुआ है। 29 को लेकर ही वहाँ रोहतगी साहब ने ये कहा कि ये धारा नहीं लगनी चाहिए, ये धारा नहीं लगनी चाहिए। ये क्यों लगी है? क्योंकि किसी और के जूते में अगर ड्रग्स मिल जाता है, किसी और के पास अगर ड्रग्स मिल जाता है तो दूसरा व्यक्ति कैसे दोषी हो जाता है, कैसे गुनहगार हो जाता है? देखिए, ये तो वही बात है, अगर मैं किसी के साथ पार्टी में जा रहा हूँ और वो अगर ड्रग एडिक्ट है और मुझे पता नहीं है और उसके पॉकेट में से अगर कुछ मिला और वहाँ पे रेड होती है तो उसका मतलब है कि मुझे भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये इसलिए उनका बोलना वो सही है कि अगर ये पॉइंट एनडीपीएस कोर्ट में भी उठा था, यही पॉइंट तो वहाँ एनसीबी का ये दलील था कि जब कोई मर्डर की घटना हो जाती है, जब कोई बड़ी घटना होती है और जो साथ में व्यक्ति होता है उस पर भी आईपीसी की धारा लगती है, 302 उस पर भी लगता है। इस तरीके की बातें वहाँ पे हुई है। बिल्कुल, अगर मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर वो धारा लगती है तो वो धारा को प्रूव करने का ओनस प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है और अभी तक प्रोसिक्यूशन ऐसा कोई स्पेसिफिकली प्रूव नहीं कर पाई है कि किसी और के पोजीशन की वजह से, जो इफ एट ऑल कोई पोजीशन की वजह से किसी और को भी केस पे इन्वोक किया जाए। बिकॉज यहाँ पे जहाँ तक एनडीपीएस एक्ट की बात है, एनडीपीएस एक्ट इज अ स्पेशल एक्ट। आईपीसी जो है वो कानून ऑलरेडी बहुत वक्त से बना हुआ है, लेकिन एनडीपीएस स्पेशल एक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके लिए स्पेशल कोर्ट अलॉट होती है उसकी हियरिंग के लिए। और स्पेशल एक्ट इसीलिए क्योंकि काफ़ी सीआरपीसी की प्रोविजंस एनडीपीएस एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है काफ़ी हद तक। तो जहाँ तक ये जो पोजीशन की बात है, जो
अगर पोजीशन जिसके पास है ही नहीं, और अगर इन केस अगर उसके फ्रेंड के पास भी अगर कोई पोजीशन है, अगर एनसीबी बोलती है इफ एट ऑल, देन उस एक पॉइंट और पहलू मुझे आपसे समझना है, चूंकि मुनमुन धमीजा के वकील होने के नाते आप शुरुआत से, चाहे वो मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, एनडीपीएस कोर्ट हो या फिर आज बॉम्बे हाई कोर्ट, आपने सुनवाइयों को देखा है, आप उसका हिस्सा रहे हैं। व्हाट्सएप चैट पे सबसे ज्यादा एनसीबी फोकस कर रही है, उस पर ग्राउंड बना रही है। आज देश के टॉप वकील यहाँ पे पहुंचे हुए थे, लेकिन उन्होंने व्हाट्सएप चैट पे ज्यादा बात ही नहीं की। उन्होंने सीधे कह दिया कि पहले का व्हाट्सएप चैट है, और ये तब का व्हाट्सएप चैट है जब ये ऑपरेशन क्रूज नहीं हुआ था। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि एनसीबी ने सब लोगों को अरेस्ट तो कर दिया, लेकिन अभी वो ग्राउंड से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बड़ा करने के लिए जितना हो सके प्रोसिक्यूशन अपना कोशिश कर रही है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स पे लेके आया जाए। अब ये क्रूज़ की जो बात हो रही है ये 2021 का टॉपिक है, और वो कुछ बात कर रहे 2018 की चैट की, जहाँ पे कोई स्पेसिफिकली कोई किसी चीज़ के बारे में बात भी नहीं किया हुआ है। ये एक मिसइंटरप्रिटेशन किया जा रहा है एक व्हाट्सएप चैट और नॉर्मल मैसेजेस को लेके, जो दो दोस्तों के बीच में बात हो रही है। यहाँ पे हमने देखा कि मुकुल रोहतगी ने ये कह दिया कि प्रभाकर का मामला हो या फिर इसके अलावा नवाब मलिक का मामला हो, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन कल समीर वानखेड़े ने सेशन कोर्ट में एक हलफनामा जो डाला, उसमें उन्होंने ये कहा कि इस केस को लेकर मैंने शुरुआती वक्त से कहा है कि जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, और वो प्रभाकर के एंगल से प्रभावित हो रही है। अब यही एनसीबी की दलीलों में भी होगा, इसका जवाब आप लोगों के पास? देखिए, एनसीबी पे अगर कोई एलिगेशन लगा रहा है और वो उनका ही पंचा है और वो उनका ही विटनेस है, तो वो उनके अंदर की बात है। और जैसे कि आर्यन के वकील ने जो वहाँ पे बात रखी, मेरा पॉइंट ये है कि अब एनसीबी इस मामले को पुरजोर तरीके से रखेगी कि जांच प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, जो आशंका उन्होंने जाहिर की। नहीं, वो तो डेफिनेटली उनका काम है कि वो लोग ये चीज़ बोले कि विटनेस को टैंपर किया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यही है एनसीबी से कि अगर वो कोई भी डायरेक्ट प्रूफ लेके आए या इनडायरेक्ट प्रूफ लेके आए जो ये प्रूफ कर सके कि किसी भी तरीके से कोई भी आरोपी की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से कोई कनेक्टिविटी विटनेस के साथ है, तो डेफिनेटली देन दे हैव अ केस। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ ऐसा कोई चीज़ सामने आई नहीं है। जहाँ तक समझ में आ रहा है, जो चीज़ें सामने आ रही है वो यही है कि उनका खुद का जो पंचा है, जो प्रभाकर सेल है, वो सामने से मीडिया में आके उन्होंने ये चीज़ सामने पुटअप किया हुआ है, और इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको शायद, जितना मुझे समझ में आ रहा है और पता चला, कि उनको प्रोटेक्शन भी ग्रांट किया हुआ है। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। चूंकि कोर्ट में उस तरीके से बातें होगी और एनसीबी की दलीलें एक बार फिर से यहाँ पे शुरू होगी, और आपको पता है कि एनसीबी फिर व्हाट्सएप चैट लेकर आएगी, एनसीबी फिर अनन्या पांडे के मामले को लेकर आएगी। उसके बाद कंक्लूजन में आप लोगों के पास क्या होगा, जिससे कि हाईकोर्ट को आप कन्विंस कर सके कि बेल मिल जाए तीनों को? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है एक, जो बोलता है कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के ऊपर रिलाई कर रहे हो, तो आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ और कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। हैं वो व्हाट्सएप चैट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अंदर आता है, तो उसके प्रोविजंस को लेके और उसकी फॉर्मेलिटीज़ को लेके एनसीबी ने अभी तक वो चीज़ पूरी नहीं की है जो जजमेंट में, जैसे कि एग्जाम्पल 65B सर्टिफिकेट वो भी किया हुआ लगाया हुआ नहीं है। रही बात दूसरी की स्टेटमेंट, वॉलंटरी स्टेटमेंट को लेकर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक आखिरी कमेंट, क्या कल आपको हाईकोर्ट से उम्मीद है कि बेल या जो भी फैसला वो हो जाएगा? कल फैसला हो जाएगा, फैसला जो भी फैसला, हमें पूरी उम्मीद है और कंप्लीट और फैसला हमें पूरा भरोसा है, हमें पूरा भरोसा है बॉम्बे हाई कोर्ट पे कि इस केस को लेके कुछ बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आएगा। हम पूरी होपफुल है, वकील होपफुल है, और हमें भी इस बात का इंतजार है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में जो कल सुनवाई होनी है उस पे फिर देश की निगाहें इस लिहाज से, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ आर्यन खान के वकीलों की दलीलें ही पूरी हुई है, एनसीबी की दलीलें बाकी है, और एनसीबी की दलीलों के बाद दोनों तरफ से कंक्लूजन। देखिए, एक के बाद एक बड़ी खबरें जो आ रही है निकलकर। आपने वकील से बात की, मुनमुन के वकील से बात की, मैं वो बड़ी खबरें दोहरा दूं अपने दर्शकों के लिए। रीमा, बड़ी खबर ये कि बॉम्बे हाई कोर्ट में कल 2:30 बजे सुनवाई होगी। मुनमुन के वकील ने अभी ये बयान दिया है, जिनसे रीमा प्रसाद बात कर रही थी, वो कह रहे हैं कि कल 2:30 बजे इस पूरे मामले में फिर सुनवाई होगी, और अगर धारा 27 से लगाई है तो साबित करें। ये भी कह रहे हैं मुनमुन के वकील, यानी कि अगर साजिश की धाराएं लगाई गई हैं तो साजिश को साबित करना होगा। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले में, अगर इस पूरे मामले में कल 2:30 बजे एक बार फिर से जमानत रिज्यूम होगी, इस जमानत पर सुनवाई रिज्यूम होगी, और ये भी कह रहे हैं वकील कि कल उम्मीद ये है कि उन्हें जमानत मिल जाएगी, यानी आर्यन और मुनमुन अरबाज मर्चेंट, क्योंकि इन तीनों की बेल एप्लीकेशंस एक तरह से कोर्ट ने क्लब कर दी है। और इसी तरह से एक बार फिर रीमा, मैं आपसे पूछ रही हूं, क्योंकि इनको फिर से क्लब करा गया है और उनको क्लब करने के बाद सबकी एक साथ सुनवाई हो रही है। अब इसके मायने क्या है रीमा? मैं एक बार जरा अश्विनी दुबे जी से पूछ लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, क्योंकि अश्विनी दुबे जी मुझे ये बताइए,
हमारे साथ जुड़ गए हैं दो वरिष्ठ वकील एहतेशाम हाशमी और अश्विनी दुबे। अश्विनी जी, ये बताइए कि तीनों को एक साथ सुन रहा है कोर्ट, यानी कि तीनों क्योंकि मामले एक साथ साजिशन मामले हैं, तो तीनों को एक साथ सुनवाई करने के बाद अब कोर्ट क्या तीनों पर एक साथ फैसला सुना सकता है कल या फिर आने वाले समय में? अश्विनी जी। पर निर्भर करता है कि कोर्ट किसी भी मामले में एक जॉइंट डिसीजन देता है या इंडिविजुअली बेल एप्लीकेशंस को डील करता है या किसी बेल एप्लीकेशन को अपने पास पेंडिंग रखता है। ये कोर्ट का कंप्लीट डिस्क्रिशन है, ये कोर्ट का अपना विजडम है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम थ्योरी को देखें, जो सेशंस कोर्ट स्पेशल कोर्ट की थ्योरी है, स्पेशल कोर्ट के जजमेंट के फाइंडिंग के मुताबिक पहला केस है कॉन्शियस पोजीशन का। कॉन्शियस पोजीशन में आने के लिए कंजम्पशन करना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि जो सेक्शन 35 है, 35 और 29 अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी की बात करता है। तो आर्यन खान के खिलाफ कंजम्पशन का केस नहीं है, आर्यन खान के खिलाफ अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, अबेटमेंट टू कमिट क्राइम, कॉन्स्पिरेसी और प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। यानी एक जो सबसे बड़ी 6-7 फाइंडिंग्स है स्पेशल कोर्ट की सुचरिता, वो है कि इस पे इनको नॉलेज था कि इनका जो मित्र इनके साथ ट्रेवल कर रहा है अरबाज, उसके पास बैंड कॉन्ट्राबैंड है और उसको नॉलेज है और इसलिए कॉन्शियस पोजीशन यहाँ स्टैब्लिश होता है। दूसरा, बहुत बार व्हाट्सएप चैट की बात हो रही है, बड़ी कैटेगोरिकल फाइंडिंग है, वो डिजिटल एविडेंस है और उसमें 65B के एविडेंस की, जैसे अभी रीमा लॉयर से बात करें एविडेंस की बात आती है, उस पर कोर्ट ने कैटेगोरिकल फाइंडिंग भी दिया है, कहा है ये ट्रायल के समय पर लिया जाएगा। तो जो ये कहना कि मोबाइल और पंचनामा और सीजर क्रूज पर नहीं होता है, इसको कोर्ट ने प्रॉपरली डील किया है सेशंस कोर्ट को। तीसरा, कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये बहुत इन्फ्लुएंशियल है, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये दलील कोर्ट में नहीं स्टैंड करती है कि भाई ये मायने नहीं रखता, ये व्हाट्सएप चैट मायने नहीं रखती है, या फिर ये व्हाट्सएप चैट पुरानी है, इसका कोई रिलेशन नहीं है, आप ये कह रहे हैं ये दलील नहीं, ये दलील खारिज होगी एहतेशाम जी, क्योंकि मुख्य दलील एनसीबी की व्हाट्सएप चैट से जुड़ी रही और आज मुकुल रोहतगी ने भी उसी व्हाट्सएप चैट को अटैक किया। एहतेशाम जी, देखिए, अगर व्हाट्सएप चैट को बिल्कुल सही भी मान लिया जाए वर्ड टू वर्ड, जैसा कि पुलिस एलिज कर रही है, तब भी कोई ऑफेंस कॉन्स्पिरेसी का नहीं बनता है। कॉन्शियस पोजीशन क्या होता है, ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है ब्रजेश वगानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, और मुझे लगता है कि कोई इंसान इन्फ्लुएंस है या पावरफुल है तो उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए, या फिर वो ट्रायल को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो फिर तो उसके फादर शाहरुख खान बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। और आप इस केस में देखेंगे कि समीर वानखेड़े का जो रोल रहा है वो सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन को टेम्पर कर रहे हैं। जिस तरह के लेटर पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, उससे क्या साफ जाहिर होता है कि ये एक फेक और बनावटी केस है। ये सिर्फ आर्यन को और उसके फ्रेंड्स को फ्रेम करने के लिए केस फाइल किया गया है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि नारकोटिक्स से रिलेटेड जितने भी केस होते हैं उसको डिसाइड करने के लिए एक एक्ट ऑलरेडी हमारे पास है, इसके दायरे में रहकर और संविधान के दायरे में रहकर सोशल मीडिया पर क्या सर्कुलेट हो रहा है ये तो हम रहने देते हैं, क्योंकि वो दोनों तरफ से हो रहा है। ये कोई दलील नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया की अगर मानने लगे तो फिर तो दोनों तरफ से सोशल मीडिया पर आउटपोरिंग हो रही है, तो उसको हम इससे बाहर रखते हैं, क्योंकि कोर्ट में सोशल मीडिया के कोई मायने भी नहीं है, कोर्ट में दलीलें चलती हैं। और मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ कि व्हाट्सएप चैट, क्योंकि एनसीबी ने इसे बहुत एक अहम कड़ी माना, एनसीबी ने जो कोर्ट में दलीलें दी उनमें इस व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया, और मैं इसीलिए समझना चाहती हूँ अश्विनी जी एक बार कि क्या ये व्हाट्सएप चैट एनडीपीएस एक्ट में मायने रखती है, या फिर जो बात एहतेशाम जी कह रहे हैं कि इसके कोई मायने नहीं है, यही दलील बार बार कोर्ट में दी जा रही है आर्यन के वकीलों द्वारा। निश्चित तौर पर मायने रखती है, क्योंकि जब कॉन्स्पिरेसी का एंगल, ड्रग पेडलर्स का एंगल और इंटरनेशनल लिंकेज की बात हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो चैट्स 2019 की हैं, 20 की हैं, 21 की, क्योंकि ये समझना पड़ेगा सुचरिता कि जो कॉमन प्रिंसिपल है बेल का, कि बेल इज अ रूल, जेल इज एक्सेप्शन, वो इन केसेस में जो स्पेशल स्टैट्यूट्स हैं, चाहे एनडीपीएस हो, चाहे यूएपीए हो, चाहे एनएसए एक्ट हो, इन केसेस में वो नेसेसरीली फॉलो नहीं होता है। दूसरा बड़ा आपने वैलिड प्रश्न उठाया जिसके अराउंड सबकी डिबेट चल रही है कि जो पंचनामा और व्हाट्सएप चैट है उसकी रिलायबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं बड़े आदर के साथ बता देना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी और इंडियन एविडेंस एक्ट में, इस स्पेशल एक्ट में प्रोविजन है सेक्शन 65B जो इंसर्ट किया गया है, जो डिजिटल एविडेंस को डील करता है, और उस पर अगर ऐसा एविडेंस आता है, एप्लीकेशन लगाई जाती है, एफिडेविट दिया जाता है उसके साथ कि ये हमने वहां से सीज के, कोर्ट उसको मानती है। कोर्ट ने डील किया उस इशू को। कोर्ट ने क्या कहा, बड़ा कोर्ट ने कहा
कि जो पंचनामा की बात आप कर रहे हैं, जो डिफेंस की थ्योरी है, वो यहाँ इसलिए मेंटेनेबल कि जो सर्टिफिकेट इंडियन एविडेंस एक्ट में उसको इस्टेब्लिश करने के लिए चाहिए, चैट्स को वो ट्रायल के स्टेज पर जरूरत पड़ेगा। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू मैं आपके सामने बोलूंगा कि जो इस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ लॉ है वो कहता है कि लगाइए प्लीज, मैं बड़ी खबर दिखा रही हूँ। जी मैं अश्विनी जी आपसे बात कर रही हूँ। उस दौरान उन दलीलों पर भी जिक्र कर रहे हैं जो मुकुल रोहतगी ने दी है। बड़ी खबर है भाई, आज तो हमने ये सबमिशन किए कि कोई कॉन्स्पिरेसी का चार्ज नहीं है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, स्मॉल क्वांटिटी रिकवरी है और कंबाइंड रिकवरी भी देखो तो इट इज स्मॉल क्वांटिटी और इसीलिए बेल देना चाहिए। लेकिन एनसीबी का जो दावा और दलीलें रही है, हर कोर्ट में हमने देखा है, वहां पे ये बातें कही जा रही है कि नहीं कॉन्स्पिरेसी है और कॉन्स्पिरेसी प्रूफ करके ही आर्यन खान अभी सलाखों के पीछे हैं। अगर एनडीपीएस कोर्ट में अगर बेल रिजेक्ट हुआ तो इसमें ये बड़ा आधार था। नहीं, अभी हमारे लर्नेड जज ने 2 जन को बेल भी दिए हैं, तो ये इज़ वेरी गुड सर्कमस्टेंस फॉर अस और हमारे लिए अच्छी बात है। हम कल वो ऑर्डर्स लेकर कोर्ट में डेफिनेटली हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे और जो भी है आर्ग्यूमेंट उसके ऊपर हाई कोर्ट न्याय करेगी। व्हाट्सएप चैट पे बहुत वकीलों की तरफ से दिए गए बड़ा जो एक दलील आज आर्यन खान के वकीलों की तरफ से दी गई, मुकुल रोहतगी ने दी, वो बताते हैं आपको। एनसीबी से कहा गया कि नवाब मलिक और एनसीबी के बीच जो भी विवाद बाहर चल रहा है उसे इस केस से ना जोड़ा जाए। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, कह रहे हैं मुकुल रोहतगी, लेकिन ये हमारी चिंता है। रोहतगी ने आज कोर्ट में कहा मुकुल रोहतगी की ये दलील कि जो भी बाहर के विवाद हैं वो इस केस से ना जोड़े जाएं। एनसीबी नवाब मलिक को केस से जोड़ा गया है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मुकुल रोहतगी का बड़ा बयान, क्योंकि मुकुल रोहतगी ने जब आर्यन खान की दलीलें आज कोर्ट में रखी है तो वो ये कह रहे हैं कि बाहर जो विवाद चल रहा है, समीर वानखेड़े को लेकर जो विवाद चल रहा है, समीर वानखेड़े ने जो एफिडेविट दिया है, वो सारी बातें इस केस पर असर डाल सकती है और हम नहीं चाहते कि उस केस को आप उस पूरे विवाद को आप इस केस से जोड़ें। ये बात मुकुल रोहतगी ने आज कोर्ट में कही है। मैं एक और बड़ी खबर बताऊं, क्योंकि लगातार जिस तरह से खबरें कोर्ट से आ रही थी, एनसीबी या गवाहों पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये भी मुकुल रोहतगी ने कहा। उन्होंने कहा कि एनसीबी ने जो भी गवाह पेश किया हम उन पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन बाहर के विवाद से इस पूरे मामले को दूर रखा जाए, ये भी कह रहे हैं आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी। वो सारी दलीलें मैंने आपको दिखाई हैं जो मुकुल रोहतगी के वकीलों ने कोर्ट में रखी हैं। आपको याद दिलाना होगा कि एनसीबी ने इस पूरे मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है और मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में यह भी कहा जो 20 दूसरे आरोपी हैं उनसे कोई संबंध नहीं है। कोर्ट में मुकुल रोहतगी की यह दलील सामने आई। मुकुल रोहतगी ने कहा जब कोई रिश्ता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप आर्यन को कैसे इस मामले में गिरफ्तार कर सकते हैं। उन्होंने इसी दलील का जिक्र किया है कि कोर्ट में जब किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है तो आप कैसे आर्यन को जेल में रख सकते हैं। ये बात मुकुल रोहतगी ने कही और उन्होंने ये भी कही कि कानून की नजर में आर्यन अपराधी नहीं है। इस केस में आर्यन को या तो सुधार गृह भेजा जा सकता है, लेकिन उन्हें जेल नहीं भेजा जा सकता। कोर्ट में मुकुल रोहतगी की ये बड़ी दलील कि आर्यन को अगर आपको भेजना है तो सुधार गृह में भेजिए। उन्हें ये सीधे आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी की दलील सामने आई है कि अगर आर्यन को भेजना है तो सुधार गृह भेजिए। मैं एक एक करके आर्यन के वकील की दलीलें आपको बता रही हूं, क्योंकि ये वो दलीलें हैं जिन पर कल एनसीबी के वकील जवाब देंगे। कल दोपहर बाद 2:30 बजे एनसीबी के वकील इस पूरे मामले में कोर्ट में अपना बयान रखेंगे। अगर हम ब्रेकिंग चला सके स्क्रीन में अंकित, तो अपने दर्शकों को यह भी बता सके कि किस तरह से आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने जो दलीलें दी हैं वो हम लोगों के सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इन्हीं का जवाब कल एनसीबी के वकील देंगे। और ये आज जब कोर्ट में मुकुल रोहतगी आर्यन की तरफ से दलीलें दे रहे थे तो एक अहम दलील जो कि कोर्ट में रखी गई थी एनसीबी द्वारा वो ये कि ड्रग पेडलर अचित कुमार, उनसे आर्यन का कनेक्शन है। और आज कोर्ट ने पूछा कि आर्यन और अचित के बीच क्या संबंध है। ये कोर्ट ने स्वतः पूछा है और आर्यन के वकीलों से पूछा है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि एक ड्रग पेडलर यानी अचित कुमार और आर्यन के बीच में क्या कनेक्शन है। वो ये सीधा पूछा गया और वो ये जानना चाह रहे थे कि क्या इस पूरे मामले में आर्यन खान का कोई कनेक्शन, कोई रिश्ता अचित कुमार के साथ है, क्योंकि वो एक ड्रग पेडलर है। और ये एक अहम दलील एनसीबी की रही है। अब आज मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि
इस पूरे मामले में अमित देसाई इस पूरे मामले में जवाब देंगे, लेकिन इसी के साथ साथ अचित कुमार और आर्यन के कनेक्शन पर कल एनसीबी भी दलील रख सकती है, क्योंकि ये उनकी दलील का एक अहम हिस्सा रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और ये मैं एक एक करके वो सारी दलीलें रख रही हूं आपके सामने जो कि एनसीबी ने आज कोर्ट में रखी हैं। ये पूरा हमारा जो केस है ये मुकुल रोहतगी को लगता है, माफ कीजिएगा, आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने जो दलीलें रखी हैं वो आपके सामने रख रही हूं। और मुकुल रोहतगी को लगता है कि ये केस मजबूत है और इस तरह के जो भी केसेस अभी तक कोर्ट में आए हैं उनसे कहीं ज्यादा मजबूत ये केस है, और इसीलिए वो आर्यन को बेल दिला सकते हैं। लेकिन क्या आर्यन को बेल मिलेगी कल? उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि कल दोपहर बाद एक बार फिर से इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू होनी है। आज महाभारत में मेरे साथ इतना ही, लेकिन लगातार इस बड़ी खबर पर रिपब्लिक भारत पर कवरेज जारी है, बनी हुई है। एक ब्रेक ले रहे हैं।